इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ डाउट्स रह गए थे उस दिन आप लोगों के, या फिर जल्दी जल्दी लास्ट क्लास मतलब टॉपिक खत्म होने वाला था तो हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लिया था, है ना। तो आपका विशेष कर डाउट एक था कि अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित चीज़ें समझ में नहीं आई थी, या फिर जो मध्य प्रदेश का टाइम पूछा जाता है कि सिगरौली और अलीराजपुर के बीच कितने समय का अंतर है, वो बात समझ में नहीं आई थी, है ना। तो किसको किसको नहीं आई ये बात आप एक बार फिर से बता दें, फटाफट कमेंट करें तो मैं समझाऊँ आगे। ये एमपी है हमारा। प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ पर कौन सा जिला है, सिंगरौली, और यहाँ पर है किनारे अलीराजपुर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि सिगरौली में सूरज यदि 8 बजे उगता है तो अलीराजपुर में सूरज कितने बजे उगेगा, या फिर दूसरी तरह से यही पूछ लिया जाता है सिंपल कि सिगरौली और अलीराजपुर के मध्य समय का कितना अंतर होता है ना। ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो क्या इसमें कैसे अंतर आ जाता है, हमने जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था, है ना, उसमें भी कई बातें कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो ये सिर्फ उत्तरी उत्तरी कैसे आ रहे हैं, दक्षिणी नहीं आ रहा या फिर पश्चिमी नहीं आ रहा। तो एक बार मैं आपको टोटली बता देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। अक्षांश देखो, पृथ्वी होती है हमारी, ध्यान से समझ लेना, भूगोल में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पृथ्वी है, पृथ्वी गोल शेप में है लगभग, आप ये समझ लें। तो किसी भी स्थान की लोकेशन या फिर स्थिति बताने के लिए क्या खींची गई हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी में। काल्पनिक रेखाएं मतलब पृथ्वी पे नहीं खींची गई हैं, कल्पना की गई है, ग्लोब में खींची गई हैं। ठीक, तो कौन कौन सी रेखाएं हैं, कुछ अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो पृथ्वी के बीच से समानांतर रूप से खींची गई हैं आपके, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 1-1 डिग्री के अंतर पर 90 रेखाएं खींची गई हैं और इसके ऊपर भी 1-1 डिग्री के अंतर पर 90 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं तो देशांतर की। देशांतर में भी 0 डिग्री है एक, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, मतलब देखिए पहले तो रेखाएं खींच दी गई, कितनी रेखाएं आ रही थी, 360 आ रही थी। इनकी रेखाओं की बात करें तो 179 है ना, 0 डिग्री को मिलाकर दोनों तरफ काउंट करते हैं हम तो 179 टोटल होती है ना, 90 ऊपर 90 नीचे, ऐसा आप काउंट कर लें, 180 होता है। लेकिन एक 0 डिग्री को 2 बार गिनते हैं अपन, तो एक बार गिनेंगे 179। तो ये हो गई रेखाएं 179, और ये जो देशांतर रेखाएं हैं हमारी 180 इधर और 180 डिग्री इधर, मतलब 180 रेखाएं इधर पीछे तक और 180 रेखाएं इधर पीछे तक। इतने तक क्लियर हो गया। तो कितनी रेखाएं टोटल हो जाएंगी हमारी, 360। अब इसमें से एक रेखा को क्या मध्याह्न रेखा बनाने के लिए, समय के लिए बनाने के लिए क्या किया गया, जो इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से आप कहें एक ग्रीनविच वेधशाला है, मतलब शोध संस्थान आप कह लें, उसके ऊपर से जो रेखा गुजर रही थी उसी के ऊपर उसको नाम दे दिया गया कि ग्रीनविच रेखा। तो ये ग्रीनविच रेखा ही क्या है, टाइम का अपना स्टैंडर्ड माना जाता है कि पूरे विश्व में जो टाइम है इसके आधार पर काउंट किया जाता है। तो अब देखिए ऐसे खींच ली हमने बहुत सारी रेखाएं, 180 तक चले जाएंगे इधर और 180 तक चले जाएंगे इधर। तो क्या होगा, अपना इंडिया कहाँ है, देखो इसको ज़्यादा डार्क कर लो और इसको ज़्यादा डार्क कर लो, अपना इंडिया है इधर, है ना। तो जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का बताते हैं, तो क्या बताते हैं, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट देशांतर रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा। तो पूर्वी देशांतर कैसे, ये देशांतर रेखाएं हैं, है ना। तो ये 2 गोलार्ध हैं आपके, ये जो 0 डिग्री के ऊपर है वो क्या कहलाता है, पूरा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध। फिर यही 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके इस तरफ वाला पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है या फिर भारत के अंदर मध्य प्रदेश स्थित है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हम उसकी स्थिति बताते हैं तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लगाते हैं। ये बात समझ में आई। उसके बाद अब आते हैं अपने कि टाइम पर क्या है।
तो ये जो रेखाएं हैं आपकी 180 डिग्री, पूरा मैं गणित लगा देता हूं आपके लिए। जैसे देखिए मैंने बताया आपको कि 360 डिग्री है ना, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, आपको ये पता है। ठीक, तो हमें मिनट निकालना है ना, 24 घंटे में एक चक्कर मतलब ये रेखाएं कितनी हैं, 180 इस तरफ 180 इस तरफ, मतलब टोटल 360 रेखाएं हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसी से अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां देख लेते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट्स में कर लें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, इसलिए। तो ये 0 आ जाएगा, 24 2 कैरी आ जाएगी, ये 1440 मिनट आया हमारा। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट, मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। उसके बाद बात करें 1 डिग्री की, कि अब 1 डिग्री में कितने मिनट आएगा फिर, तो अपन को सिंपल क्या कर देना है, गणित आप लोगों से बनती होगी, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये अपन इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा अपना, दो आएगा यहाँ और यहाँ 18, 18 चौको 32, ये 4 आ रहा है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये थोड़ा सा गुणा देख लेना आप लोग, 1440 मिनट है ये और 360 डिग्री था, तो हमने एक नियम आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसके हिसाब से 360 को इधर लिया, 1 डिग्री निकाल रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 1440 से 360, मतलब 1440 को 360 से, तो हमारा आंसर क्या आता है 4, मतलब 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमती, 4 मिनट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको ये गुणा भाग भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में पृथ्वी 4 मिनट घूमती है, या 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब आपका जैसे एक रेखा है, दूसरी रेखा तक जाने में 4 मिनट लगेगा, मतलब उनके बीच का अंतर 4 मिनट, आप ऐसा याद रखें। तो हमारा जो मध्य प्रदेश शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, 74 डिग्री 9 मिनट से, और इधर पे कहाँ पे लास्ट है हमारा, 72 डिग्री 48 मिनट। तो ये वाला उस दिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अब ये राउंड फिगर में ले लेते हैं 74 से 82, तो ऐसे रेखाएं खींची होंगी 74, 75, 76, सॉरी 84 बोल रहा हूँ मैं, 82 है ये, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, सॉरी जो भी बोलते हैं उसको, है ना, 79, 80, 81, 82। ठीक, तो 82 तक हमारी इतनी डिग्रियां खींच जाएंगी, पूरी 1-1 डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची हुई हैं। तो इसका अंतर देख लीजिए आप लोग कितना आएगा, ये 74 और 82 इसको घटाएंगे आप तो 8 आ रहा है, मतलब 8 डिग्री के अंदर हमारा मध्य प्रदेश अवस्थित है। तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से, मतलब 8 डिग्रियां हैं और 1 डिग्री के बीच में कितना, 4 मिनट का अंतर, तो 8 चौको 32, सॉरी 32, ये 32 मिनट आ रहा है। अभी हमने क्या चीजें छोड़ी हैं, ये 9 मिनट्स और 48, जब इनको भी शामिल करके हम अच्छे से गुणा भाग निकालेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट 34 मिनट आता है। ठीक, तो उसको आप लोग घर पर बैठकर आराम से कर लें। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आपसे प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे प्रश्न आते हैं, कि जैसे सिंगरौली में यदि सूर्योदय इतने में टाइम दे देगा, इतने बज के इतने मिनट में होता है, तो आपका अलीराजपुर में कितने मिनट बाद होगा, तो आपको 34 मिनट्स याद रखना है। या मध्य प्रदेश में सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच में कितने मिनट का अंतर है, तो 34 मिनट, किसी प्रकार से बने आपको 34 याद रखना है। या राउंड फिगर में भी कई बार ऑप्शन दे देता है कि 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, ऐसे कुछ, तो आपको आधे घंटे लगाने हैं। ठीक, चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट्स करें। यहां तक का कॉन्सेप्ट यदि सबको क्लियर हो तो बताएं फटाफट। वैसे सभी लोगों का क्लियर था पहले से ही, जिनको नहीं क्लियर था बताइए फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये है ना, और बहुत सारे फैक्ट हैं आप जो बता रहे हैं इंडिया के दृष्टिकोण से। आप देखें कि ग्रीनविच रेखा से इंडिया का जो मानक समय रेखा है उसमें कितना अंतर है, 5.5 घंटा का। बिल्कुल ये फैक्ट है, याद रखना है आपको। या फिर आप
कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी करके निकाल सकते हैं। इसके पश्चात आपका जैसे पूछ लिया जाता है, इंडिया का ही पूछ लिया जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर सूर्योदय इतने बजे होता है, तो आपके गुजरात में जो किनारे वाला बिंदु है किविथू, वहां पर कितने बजे होगा, तो 2 घंटे का लगभग अंतर है आपके भारत में पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच में। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं अपनी। उस दिन हमने क्या पढ़ा था, जो टॉपिक्स थे हमारे बेसिक वाले वो सारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमें शुरू करना है इतिहास, लेकिन इतिहास से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मुख्य परीक्षा के 3 अंकों वाली व्यवस्था मैंने आपको बता दी थी। 5 अंक के प्रश्न और 11 अंकों के प्रश्न आपको दिए थे करने के लिए घर में। सबकी समस्या थी तो लिख तो लेंगे हम घर में, लेकिन हम चेक कहाँ करवाएंगे, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। मेरा नंबर आप सब लोग नोट कर लें। आप लोग मुझे अपनी जो भी लिखते हैं आप कॉपी में, कोशिश करना अच्छे से लिखें, और कॉपी कौन सी ले लेना जैसे हमारे एमपीपीएससी में आती है। ठीक, सबसे पहली बात कि एक कॉपी मार्केट में मिल जाती है, इसमें पुस्तकों की दुकान खुली हुई है, तो आप लोग क्या ले लेंगे, कॉपियाँ ले लेंगे जिसमें 24 लाइनें होंगी, और एमपीपीएससी जैसा कॉपी देता है वैसी ही कॉपियाँ आपको लेनी है। आपको घर वाली कॉपी में नहीं करना है, कुछ भी आंसर नहीं लिखने हैं, नहीं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका हिसाब किताब लग नहीं पाएगा बराबर। आप अपने कॉपी में अलग तरीके से करेंगे, जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लिखने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको मैं उन्हीं कॉपियों को पढ़ूंगा पहली बात जो ऐसी कॉपियों में लिखे होंगे, क्योंकि उसमें शब्द सीमा सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि मुझे कितना लिखना है, क्या छोड़ना है। तो पहली बात तो वो कॉपी लें। दूसरी बात, मैं उनको चेक करके टिक करके पर्सनली किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। जिसका अच्छा होगा, बेस्ट होगा, तो वो तो ठीक है, उसको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जिसका खराब होगा, कुछ गलत लिखा है या कई चीज़ें, सब लोग लगभग सामान्य गलतियां ही करते हैं, एक जैसी ही करते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी गलतियां होंगी एक एक करके आपको सबके बारे में बता दूंगा। तो जिसकी जो गलती होगी वो पता चल जाएगा अपने आप ही कि मैंने क्या लिखा था, मेरी क्या गलती थी, है ना। तो ये कर सकता हूँ, आप कॉपियाँ अवश्य भेज दें, सबकी गलतियाँ मैं देखूंगा, किसने क्या लिखा है, कहाँ ज़्यादा लिखा है, कहाँ कम लिखा है। नाम भी लिख देना आप लोग, मैं नाम लेकर भी बताऊंगा कि इस कॉपी में या इनकी कॉपी में ऐसा ऐसा लिखा था। कर लें, सिर्फ मुख्य कोई डाउट है तो वो प्रश्न आप पूछें, बाकी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये करने की आवश्यकता नहीं है हमें। कर लिए कन्वर्ट, ठीक, बताऊंगा। चलिए, जिसको ना मिल पाए कॉपी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की समस्या यदि है ऐसी, कंटेनमेंट जोन है आप लोगों का, तो ठीक है नॉर्मल में लिख लें, पर जो लोगों को सुविधा है उपलब्ध की कॉपी ले आ सकते हैं वो कॉपी ले आ लें, है ना। उससे आपका ही लाभ होगा, आपकी प्रैक्टिस बराबर होगी कि मुझे क्या है इस कॉपी में इतनी लाइनें लिखनी है, या एक लाइन में इतने शब्द आते हैं तो मैं कहाँ तक लिखूँ। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में सही तरीके से लिख पाएंगे। ये कभी ना सोचें कि चलो आज किसी तरह कर लेते हैं, हमको ज्ञान बस हो जाए और पीएससी में हम लिखाएंगे, तो ज्ञान सबको रहता है। आप ये बात जान लें, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई ऐसा बंदा जो पहुंचता है वहाँ मुख्य परीक्षा में, 1-आध ही प्रतिशत होंगे जिसको ज्ञान नहीं होता, बाकी सबको ज्ञान भरा रहता है। कमी कहाँ हो जाती है, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते, कमी यहाँ हो जाती है कि उन्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती है, या फिर उन्हें सही तरीके से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती, अपने दूसरी कॉपियों में लिख रहे हैं, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देते हैं, है ना। तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तब जाके मुख्य परीक्षा में हम बैठेंगे और आगे उसके अगले स्टेप पर मतलब इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो खास ख्याल रखना है इस बात का, प्रैक्टिस मेक मैन विल बी परफेक्ट, मतलब जो आपकी प्रैक्टिस है उसी से आप परफेक्ट बनेंगे। चलिए तो शुरू करें। मुख्य परीक्षा के बारे में आपको अभी जानकारी दे देता हूँ, कैसे लिखना है, क्या करना है, फिर आप लिखें और अपने आंसर भेजें। अच्छा ये बताइए, 3-4 दिन हो गया मैंने प्रश्न आपको दे दिए थे, लिख किसने किसने लिए हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके। जिन्होंने लिख लिया है वो बताएं, फटाफट बताइए। जिन्होंने आंसर्स लिखे हैं वो बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग सारे लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छी कोशिश है। आपको पढ़ने के लिए यही करना होगा कि जो भी डेली आपको होमवर्क दिया जाए वो करना होगा, तभी आप सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। आज मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि कैसे आपको प्रश्न और उत्तर लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली व्यवस्था मैंने बता दी थी कि 3 अंकों में क्या पूछा जाता है आपसे। पहली बात तो ये याद रखें कि प्रश्नों का पैटर्न आपका नहीं बदलने वाला है। देखिए अभी परीक्षा किसी ने नहीं दी, लेकिन अभी तक भी जो देखा जा रहा था पीछे के पैटर्न या इतिहास उठाकर जो हम चीजें सीखते हैं, उससे क्या सीखा गया है कि परीक्षा में जो पूछे जाते प्रश्न उनका स्वरूप नहीं बदलता है। स्वरूप किसका बदलेगा? आपके उत्तरों का।
हमें अपने उत्तरों का स्वरूप बदलना होगा। जैसे पहले क्या था, आपके ये प्रश्न तो 3 ही अंक के आते थे, लेकिन शब्द सीमा क्या थी, 20 शब्द, है ना। 20 शब्दों में हम क्या लिखते थे, जो डेफिनेशन वगैरह आ जाती थी उसमें हमें क्या लिखना होता था, काफ़ी हम 3 या 4 लाइनें लिख देते थे, या कई बार 5-6 लाइनें भी पहुंच जाती थी, हमारी आधी कॉपी भर जाती थी। कैसा प्रश्न पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। अभी क्या है, आपका 10 शब्द कर दिया गया है शब्द सीमा, तो 10 शब्दों में क्या करना है हमें, 10 शब्द कितना होता है आपको बता चुका हूँ। मुख्य परीक्षा की जो कॉपी होती है, एवरेज निकाला जाए उसका, तो यदि आप मीडियम साइज के लेटर लिखते हैं, फॉन्ट लिखते हैं, तो उसमें आपका 5 शब्द आते हैं। मतलब ये जो एमपीपीएससी कह रहा है, आपको 2 लाइनें लिखने के लिए कह रहा है कि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। लेकिन कई बार 2 लाइनों में भी हमारे आंसर पूरे नहीं होते, तो आप अधिकतम 3 लाइनें कर सकते हैं। तो 2 या 2.5 या 3 लाइनें आप अपने एमपीपीएससी में 3 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएं वो, या फिर लाइनों का ध्यान ना रखें। जैसे मैंने आपको जो आंसर्स दिए थे उसमें लाइनें तो आपकी 4-5 भी पहुंच गई हैं। क्यों पहुंच गई हैं, क्योंकि बगल वाला हिस्सा खाली रहे। टू द पॉइंट मैंने लिख दिया कि मुख्यमंत्री डैश करके उनका नाम, मुख्यालय या फिर राजधानी डैश करके उसका नाम, तो आपके शब्द देखें फिर आप ऐसे में। तो लाइनें भी आवश्यक कब है, जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो या फिर पूरी लाइनें भर रहे हो, है ना। तो लाइनें बढ़ जाएंगी कब, जब आप क्या करेंगे, आप आधी लाइनें यूज करेंगे या फिर कुछ और। ठीक, 3 अंकों के प्रश्न आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना है, ये बात याद रखें। शब्द सीमा का ख्याल रखें, तो 10 से 12 शब्द या अधिकतम बहुत दूसरे तरीके का प्रश्न पूछ ली जाए, यह ऐसी डेफिनेशन है जो कम शब्दों में आ ही नहीं सकती, तो 3 लाइनें पहुंच सकते हैं आप। ठीक, तो ऐसे उत्तर लिखना है आपको। ठीक, आगे आपको जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, अब समस्या यह है कि कैसा कैसा प्रश्न होगा ऐसा कि जिसमें 3 लाइनें पहुंच जाएंगे हम, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें या उदाहरण आपको मिलते जाएंगे। ठीक, फिर बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है 5 अंकों का, या इसमें शब्द सीमा दी गई है आपकी 50 शब्दों की। 50 शब्द मतलब आपको क्या बताया मैंने, एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, 5 शब्द। ठीक, तो 2 लाइनों में कितने आते हैं, 10 शब्द। तो आप लगभग इस तरह करके 2 लाइनें हो जाएंगी आपकी, तो 10 से 12 लाइनें आपको मिल जाएंगी वहां पर आपको आंसर करने के लिए। 5 अंकों का उत्तर होगा। तो प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न वही जो 6 अंकों वाले आते थे और आपसे 100 शब्दों में पूछे जाते थे। लेकिन हमें अब क्या बताना पड़ेगा, अपने उत्तर का स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, कहीं पर कुछ कम या ज्यादा करना है तो क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है। उत्तर तो हमारा वही है जो हमारे पास ज्ञान है, लिखना तो वही है, लेकिन कई बार प्रश्न में क्या लिखना, हमें कम लिखना पड़ता है, कई बार ज्यादा लिखना पड़ता है। तो कम क्या करना है, आपको जो ज्ञान है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, उन चीजों में आप ढूंढें। यदि आपको शब्द सीमा कम करनी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बातों को आप अपने उत्तर में उल्लेखित करें। फिर उसके बाद देखें, यदि आपको बढ़ाना है किसी चीज का, देखिए शब्दों का खेल है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या है, कला। तो कला यही है हमारी कि हम कैसे शब्दों से खेल लेते हैं। आप लोग हिंदी भी पढ़ेंगे आगे जाकर, कई सारे आपके पास नए शब्द मिलेंगे, है ना, उदाहरण मुहावरे वगैरह मिलेंगे। जैसे पल्लवन और संक्षेप पढ़ाता है ना, तो वैसे यहाँ पर भी करना है आपको कि शब्दों को कब बड़ा और कब छोटा करना है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तो बस वही काम करना है। और पूरी, कई बार हम जब हमारे पास डेटा ज़्यादा है, लिखना कम है, तो हम पूरी लाइनों का इस्तेमाल ना करें, टू द पॉइंट लिख दें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डैश करके, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल डैश करके आनंदीबेन पटेल, इस तरह पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, है ना। तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, जब प्रश्न आएंगे तो आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे। 11 अंकों की बात करें, या फिर शब्द सीमा हमारी 200 शब्द। तो 200 शब्द मतलब पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉपी वैसी ही रहेगी। तो आपका, हम लोग ऐसा मानते थे कि जो आपकी कॉपी है, एक पेज में 100 शब्द आते हैं एवरेज। ठीक है, यदि हमने प्रॉपर भरा हुआ है, बीच में चार्ट वगैरह नहीं बनाया है, आप सिर्फ लिख रहे हैं, तो कितने शब्द आते थे हमारे, 100 शब्द। तो अभी हमारे पास कितना है, 200 शब्द है। तो आप लिखने के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास 2 पेज है। अब जब मुख्य परीक्षा में आप लिखें तो कोशिश करें ऐसी व्यवस्था कॉपी में बनाएं कि जब आपका कोई ये वाला 200 शब्दों वाला आंसर हो, वो कैसा रहे, एक ही तरफ, मतलब एक पेज ये और उसके जस्ट सामने वाला ये। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको आपको उत्तर बिल्कुल सामने दिख जाएगा, आपके आंसर का फॉर्मेट एक साथ दिख जाएगा, या फिर रूपरेखा एक साथ दिख जाएगी। ठीक, उसको अच्छा महसूस होगा, मतलब उसको लाभ मिलेगा। पेज बार बार पलटने नहीं पड़ेंगे, तो वो आपको लाभान्वित करेगा। यदि उसको नुकसान हो रहा है, उसको कुछ दिक्कत होगी, तो वो दिक्कत आपको भी देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है।
जितना आप कॉपी चेक करने वाले को आसान कर देंगे वो आपके लिए सुविधा देगा, आपको नंबर ज़्यादा देगा। जितना आप उसके लिए परेशानी बढ़ाएंगे वो आपकी परेशानी बढ़ा देगा। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना है। तो जितना बेहतर लिख सकें, जितना दूर दूर, मतलब दूर दूर ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी लिख दो, दूर दूर मतलब साफ साफ स्पष्ट आपको दूर से ही समझ में आ जाए कि कैसा उत्तर लिखा गया है, रूपरेखा समझ में आ जानी चाहिए कि क्या लिखा गया है ना, ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो चलिए 200 शब्दों की बात करें तो एवरेज आपका 2 पेज या कई बार उत्तर हमारे बढ़ जाते हैं, बीच में मैप बना दिया तो अगले पेज पर भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही पेज में खत्म कर देना है, बीच में मैप बना दिया तो जगह चली गई, तो आपको अगले पेज में भी थोड़ा सा हिस्सा लिख देना है। और बात करें 5 अंकों के प्रश्न या फिर आपके 200 शब्दों के प्रश्नों में, तो जब हम कई बार मैप बना देते हैं या फ्लो चार्ट बना देते हैं, तो ये फ्लो चार्ट और मैप बनाने का क्या मतलब है? बनाने का ये मतलब है कि आप अपने शब्दों को कम कर सकते हैं। ठीक, तो एक बात ये याद रखें कि हम जब मैप का यूज कर लें, मैप में कई चीज़ें दर्शा दें या फ्लो चार्ट में बना दें, तो आप उसको एक्सप्लेन करने में परेशान ना हो कि हमें शब्द सीमा भी पूरी करनी है, फ्लो चार्ट भी बनाना है और मैप भी बनाना है। तो ये जरूरी नहीं है। आप अपने शब्दों की सीमा कम करें और उसकी जगह मैप का और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें, उससे आपके अंकों में बिल्कुल कटौती नहीं होगी और बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखें। अभी ये काम इतना कंप्लीट है, आगे क्वेश्चंस भी कुछ देखते हैं आपके। मैंने जो आपकी स्लाइड्स तैयार करी हैं, 3 अंकों वाले उत्तर आपको दे दिए थे। ये अभी 200 शब्दों के लिए सारे जो प्रश्न थे आपके लगभग, उनमें डेटा जो है वो 200 शब्दों के लिए मैंने तैयार किया है। तो आपको स्लाइड्स के बगल में दिखाता जाऊंगा, उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक आध उदाहरण देखते हैं, फिर आप लिख कर भेजना, अगले दिन मैं डिस्कस कर लूँगा। नया टॉपिक शुरू करना है तो फिर उसको शुरू करते हैं। सौरभ जी ने पूछा क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं क्या? तो इतिहास एमपीपीएससी का आपके क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उठा के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको छोड़ दें पढ़ना, उनसे भी मतलब एज इट इज भी छाप दिए जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, या फिर उनका थोड़ा सा स्वरूप या फिर शब्द सीमा चेंज करके कि पिछले बार यदि 6 अंकों का पूछा गया था तो इस बार 15 अंकों में पूछ लिया गया, ऐसा बिल्कुल आता है। तो इस बार भी ऐसा होगा, आप चिंता ना करें। लास्ट में 1 है या 7 है सर? कहाँ पे? ये 3 अंक, ये 5 अंक और 11 अंक। आपका जो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया आर्या जी, लास्ट में 1 है या 7? पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ डेली तो आप लोगों को भिजवाता हूँ जो क्लास में पढ़ाया जाता है। रिया जी का प्रश्न है, संपर्क करें आप अपने मैनेजमेंट से थोड़ा। लगभग सभी लोगों को मिल गई है। – 2019 मेंस वाले बिल्कुल पुराने पैटर्न से ही लिखना है हमें, पुराना सिलेबस है, पुराना पैटर्न है ना। क्वेश्चन आएंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। बिना लाइन वाली कॉपी मिलेगी क्या सर मेंस में? तो अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, देखिए क्या होता है। कुछ और खबर वगैरह आ जाए कि कैसी कॉपियां होंगी। अभी वैसे भी एमपीपीएससी का इस साल का पूरा जो आपका कैलेंडर जारी करता है उसको उसने समाप्त कर दिया है और बोला है कि अभी ये कैलेंडर बाद में जारी होगा। अभी चुनाव या हाई कोर्ट में जो केस फंसा हुआ है आपका ओबीसी आरक्षण से संबंधित, उसके कारण उसने स्थगित कर दी है सारी परीक्षाएं। ठीक है, तो अभी कॉपी का क्या कॉन्सेप्ट है, मे भी हो सकता है कि प्लेन कॉपियां दें आपको, तो जैसे ही खबर आएगी आपको सूचित किया जाएगा। एमपीपीएससी की न्यू वैकेंसी आएगी, वो न्यू सिलेबस पर होगी ना? बिल्कुल। अभी जो 2019 का एग्जाम हमारा हो चुका है, 2019 का मुख्य परीक्षा बचा हुआ है अभी, तो वो पुराने पैटर्न पे ही सब कुछ चलेगा। 2020 का मतलब जो नई प्री की परीक्षा होगी वो आपकी नए पैटर्न पर ही होगी। कॉपी भी मिलती है आपको देखने के लिए जब आप मुख्य परीक्षा को उत्तर दे लेते हैं। आपको आरटीआई लगाना पड़ता है, वहीं आयोग में जाकर आपको सारी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। आप जब पहुंचेंगे तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं और आपको आपकी कॉपी मिल जाती है। 1 घंटे बैठकर वहीं पर आप चेक कर सकते हैं, आपने क्या गलत क्या सही किया है वो देख सकते हैं। पर जब पूरा रिजल्ट आ जाता है तब ऐसा होता है, आपको परीक्षा देने के बाद नहीं चले जाओगे आप। चलिए ठीक है, बहुत कमेंट्स में नहीं जाते हैं। चलिए मुख्य परीक्षा आपको जो प्रश्न दिए थे मैंने, वो प्रश्न क्या है निकाल लेते हैं अपन। आप लोगों के पास भी यदि कोई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें पीडीएफ आपको दिख जाए या प्रश्न आपकी दिख जाए तो सामने रख लें। कुछ प्रश्न जिनको नहीं मिले हैं या पीडीएफ नहीं मिली जो कह रहे हैं, उनके लिए स्लाइड में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस क्या क्या है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या फिर कहीं पर लिख लें, एक एक करके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बाकी पीडीएफ दे दूंगा मैं एक आदर्श उत्तर की, आप उसको चेक कर लेना, देख लेना।
हाँ, एक अच्छा प्रश्न मिला है मुझे। पवन जी ने पूछा कि एक क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस को लिखने में आपको वही टाइम तो पूरा 3 घंटे ही आपको मिलता है ना। तो अब हमें क्वेश्चंस को विभाजित करना पड़ेगा। तो 3 अंकों के प्रश्न के लिए आप एवरेज 1 मिनट लें, मतलब 15 क्वेश्चन यदि आए आपके तो 15 मिनट में कंप्लीट करें। 5 अंकों की प्रश्नों की बात करें तो आपको 3 मिनट लगभग लें और 9 मिनट आपके 11 अंकों वाले प्रश्न। ये एवरेज किसी टाइम मैंने निकाला था सिलेबस से देखकर, उसमें क्वेश्चंस कितने क्या कैसे दे रहा है। तो एक बार मैं और आपके किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस या कितने 3 मार्कर्स, जैसे 15 3 मार्कर्स क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए 1 मिनट देंगे आप, तो 15 मिनट हो जाएगा, है ना। फिर आपके 5 अंकों के प्रश्न भी आते हैं, 2-2 प्रश्न आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपके 5 अंकों के रहेंगे, तो आप उसके लिए लगभग 3 मिनट लें, तो 30 मिनट इसको मान लें आप, या इसमें और बढ़ा भी सकते हैं आप, और लगभग 9 से 10 मिनट आप 11 अंकों के उत्तर के लिए ले सकते हैं। तो ये एवरेज है, और क्लियर करके मैं आपको पूरा टाइमिंग बता दूंगा जिससे आपके एक्यूरेट 3 घंटे निकल के आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है, पहला है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए। या फिर इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राज्य की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या गठन की प्रक्रिया को बताइए। किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछे, लिखना हमें वही है कि पुनर्गठन कैसे हुआ था या क्या हुआ था, है ना। तो पुनर्गठन में हमने क्या पढ़ा था, आपको पूरी बातें नहीं लिखनी कि ऐतिहासिक काल से आप चालू कर दो, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा क्या है, बहुत कम है। तो बहुत संक्षिप्त में हमें शब्दों को उत्तर देना होता है। जब 200 शब्दों का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइनों में आपको एक छोटी सी प्रस्तावना लिखनी है, ठीक, और लास्ट में 2 से 3 लाइनों का एक उपसंहार लिखना है। ये लिखना ही लिखना है 200 शब्दों के जब पूछे जाएं। फिर उसके बाद आप क्या, बीच में हमारा क्या जो हिस्सा बचता है उसमें मेन बॉडी लिखना है, मतलब जो हमसे पूछा गया है वो आंसर करना है। तो ये लिखने का पैटर्न होता है। 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों में आपके पास इतने शब्द नहीं है कि आप प्रस्तावना भी लिख दें और उपसंहार भी लिख दें। जैसे पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए, तो इतना सारा मैटर इसको 5 अंकों में कैसे लाएं। तो आपको कोई उपसंहार, कोई प्रस्तावना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे टू द पॉइंट उत्तर लिखना शुरू करें कि मध्य प्रदेश की पुनर्गठन प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इस तिथि को ये हुआ, इस तिथि को ये हुआ, है ना। 1947 से पहले ये व्यवस्था थी, 1947 के बाद ये व्यवस्था हुई, 1956 में ये होकर आपको मध्य प्रदेश बन गया। टू द पॉइंट लिख के खत्म, ना उपसंहार लिखना ना प्रस्तावना लिखना, ऐसे आपको लिखना है। तो 200 शब्दों के लगभग ये 200 शब्दों के हैं आपके प्रश्न। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए भैया। एक आदर्श उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप लिख सकते हैं। आप इससे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको साहित्य का और चीज़ों का ज्ञान है तो। प्रश्न है आपका अरुण जी का, आंसर के PDF भी देंगे, बिल्कुल दे दूंगा मैं आपको PDF, है ना। आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी आपको, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित एक उत्तर दिख रहा होगा। तो क्या क्या लिखना है हमें मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में, देखिए प्रश्न नंबर आपको देखिए जो कॉपी मिलती है उसके किनारे 2 बॉक्स बने होते हैं, तो आपको प्रश्न नंबर डालना होता है कि प्रश्न नंबर पहले का पहला। तो आपको दिख रहा होगा, वैदिक काल से आधुनिक काल तक मध्य प्रदेश में कई शासकों ने सत्ता का संचालन किया तथा सीमाओं एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी जारी रहा। इन्हीं परिवर्तनों के पश्चात मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसका विवरण अग्रलिखित है। मतलब बहुत ही कम शब्दों में आपको प्रस्तावना लिखते हुए अपनी बात आगे मुख्य बॉडी की तरफ ले जानी है, ठीक है। तो ये आपका, अब हमें लिखना क्या है, ये तो प्रस्तावना हो गई, और छोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी ये जो शब्द सीमा है आपका जो उत्तर है, बिल्कुल शब्द सीमा फिट बैठ रही है ना। 200 शब्द की बात कही गई है, लेकिन 200 से कम शब्दों में ही पूरा कर दिया गया है, क्योंकि आपको मैप भी बनाने हैं। मैं बताता हूँ अभी कहाँ मैप बनाने हैं। तो हमने पुनर्गठन में क्या पढ़ा था, या पुनर्गठन बताना हो किसी को तो आप क्या बताएंगे कि 1947 के पहले क्या व्यवस्था थी, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व क्या व्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो आपका CPM बरार था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, और वहीं से किसको प्रशासन, वहीं से किसका प्रशासन किया जा रहा था, आपके उत्तरी क्षेत्र का, मतलब जो आपका मध्य भारत था, भोपाल था, या फिर कहें आपका विंध्य प्रदेश था। तो ये सारे हिस्से किसके अधीन थे, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, मतलब सभी स्थानों पर अंग्रेजों की एजेंसियां स्थापित की गई थी। भोपाल एजेंसी, मालवा एजेंसी, इंदौर एजेंसी, ग्वालियर एजेंसी, इस प्रकार की, और वहां से उन पर नियंत्रण किया जा रहा था। तो नागपुर से ही सारे मध्य प्रदेश का क्या किया जा रहा था,
आपका निगरानी या नियंत्रण जो भी आपके प्रशासन संभाला जा रहा था कुल मिलाकर। ठीक, तो पहला बिंदु यही कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या व्यवस्था थी, तो स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश दो भागों में बटा था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सीपी एवं बरार। एक्सप्लेन बहुत नहीं करना है, आपको ये नहीं समझना है कि सामने जो कॉपी चेक करेगा वो मूर्ख है, उसको बहुत ज्यादा नहीं समझाना है जब हमारे पास शब्द सीमा कम हो, है ना। हमको टू द पॉइंट लिख देना है, बाकी ये समझना है कि उसको सब पता है, उसको ज्ञान है जो चेक करेगा कॉपी। दूसरे बिंदु में क्या बताएंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति हुई, तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुई, राज्यों की श्रेणियां बटी थी, आपको बताया था, आपने प्री के दृष्टिकोण से सारे स्लाइड्स में बताया था ना आपको। तो वो बातें बता देनी है बहुत ही कम शब्दों में कि देश में राज्यों की 4 श्रेणियां बनी, मध्य प्रदेश के हिस्से निम्न श्रेणियों में शामिल थे। सिर्फ नाम आपको यहां लिखना है कि कौन सा हिस्सा किसमें शामिल था, बाकी बातें आपको कहां दर्शानी है, इसके जस्ट बाद आपको मैप दिखाना होगा। एक जो मैप आपको कौन सा बताया था कि मैं इसी को चलने देना, कोई दिक्कत। मैप कौन सा, आपको पीछे जो आप अपनी स्लाइड्स देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे, तो उसमें एक मैप था जिसमें कौन सा था, स्वतंत्रता के पूर्व का मध्य प्रदेश, और उसमें बना हुआ था आपका सीपी एवं बरार भाग का, उनकी राजधानियां लिखी हुई थी। वो वाला मैप आप निकालेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और इस उत्तर के बाद आपको, मतलब इस पॉइंट के बाद आपको मैप बना देनी है। तो कुछ बहुत जानकारी आपको कहाँ रख देनी है, उस मैप में। ठीक, उसके पश्चात अगला बिंदु क्या होता है कि हमारा मध्य प्रदेश स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया, 3 भागों में विभाजित हो गया, भाग का, भाग खा, भाग गा, जिसमें हमारे 4 हिस्से आते थे मध्य प्रदेश के। ठीक, अगले बिंदु में क्या करेंगे कि 1956 की क्या स्थिति हुई। अभी तक ये व्यवस्था चल रही थी लेकिन राज्यों का गठन हो रहा था, तो क्या किया 1956 में हमने फजल अली आयोग बना था आपका 1953 में, उसने अनुशंसा की कि राज्यों को क्या है भाषा के आधार पर गठित करो, उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखते हुए, अर्थव्यवस्था को भी देखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाए। तो हमारे राज्यों का गठन हुआ। तो अब क्या किया गया है कि 1956 के बाद फजल अली आयोग ने अनुशंसा की, उसके आधार पर हमारा मध्य प्रदेश का गठन शुरू हुआ और कुछ सीमाओं में बदलाव हुए। तो आपको बदलाव बता देने हैं, मुद्दे की बात यही है, इसलिए सबसे ज्यादा यहीं पर लिखा गया है। आप ये बात याद रखें। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश का गठन पूछा गया है, तो गठन से संबंधित मुख्य बात तो यही है, बाकी सब तो उसकी पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि को भी साथ में हमने शामिल किया है। और मुख्य बात क्या है, सबसे ज्यादा बताई है हमने कि क्या क्या परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो इस प्रकार से आपका एक उत्तर समाप्त हो जाएगा कि स्वतंत्रता के पूर्व क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति हुई, और 1956 में जब गठन हो रहा था तब क्या स्थिति थी, उसको बताते हुए हमारा उत्तर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा उपसंहार लिख देंगे अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, या फिर कोई आंकड़ा दे दें आप कि जैसे 1 नवंबर 1956 को देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। चलिए, थोड़ा पूरा दिख रहा, आधा दिख रहा था अभी आपकी स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं, एक आंसर आपको पूरी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करें घर में पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। हमने पढ़ा तो बहुत सारा था इसमें, है ना, कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हमारी चीजें जब प्री के दृष्टिकोण से देख रहे थे तो बहुत सारी थी, उसको कैसे छोटा किया गया है, ये सब चीजें आप कहाँ देखेंगे, इस उत्तर को देखकर समझने का प्रयास करेंगे घर में। इतना समझ में आया तो ठीक है, वरना कमेंट करें आप लोग, कोई दिक्कत हो तो। ये सारे क्वेश्चन 11 मार्क्स में ही आप लिखें। पहले आप बड़े बड़े लिखना सीखें, फिर उनको छोटा कैसे करना है मैं समझा दूंगा। अभी इसी का मान लीजिए एक छोटा स्वरूप आपको दिखा देता हूं कि इसी बात को छोटा करना हो हमें तो कैसे छोटा किया गया है। जैसे आपका ये 200 शब्दों में लिखा है, इसे ही आप देखेंगे तो यही बहुत छोटा हो गया है। इसके बाद भी और छोटा करना है तो कैसे करेंगे, तो मैप के बाद वाली स्लाइड दिखा दीजिए। तो एक इसी का उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, इसी क्वेश्चन को कैसे 5 अंकों में लिखेंगे ये मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सामने देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा एक उत्तर। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको 5 अंक का लिखना हो कोई बात, तो क्या करना है, हमें प्रस्तावना और उपसंहार को स्किप करना होगा, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा बहुत कम है। तो हम यदि प्रस्तावना और उपसंहार लिखते रहेंगे तो हमारा मेन बॉडी, मतलब जो हमसे पूछा गया है वो छूट जाएगा, हमें उस बात को छोड़ना पड़ेगा।
देखिए इसमें सीधे लिख दिया गया है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो अब कुछ भी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखा गया है। पहला बिंदु, आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार और सेंट्रल इंडिया एजेंसी में विभक्त था। सिंपल एक लाइन है ना। इसके बाद बाकी की जो डिटेल्स हैं वो समझने वाला जो कॉपी चेक करेगा वो समझदार है, समझ जाएगा। फिर देखिए दूसरा बिंदु, आजादी के बाद मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, है ना। तो जब हम आजाद हो गए क्या क्या स्थितियां बनी, कैसे श्रेणियां बनी, उनकी क्या डिटेल थी, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ बता देना है कि आजादी के बाद 3 श्रेणियों में विभाजित हुआ और कौन कौन सी श्रेणियां थी उनके नाम लिख देने हैं। और मैप का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि यहाँ मैप बन रहा है तो आपके उत्तर का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए एक मैप आपको ऐसा ही, जो भाग का, भाग खा, भाग गा, ये चीजें हैं, इनको मैप में ही दर्शा सकते हैं। या फिर आप देखिए जो मैंने लिखा है ना 1 2 3 करके, भाग का सीपी एवं बरार, भाग खा मध्य भारत, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप मैप में सारी चीजें दिखा सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में विभाजित था, जिसे हम मैप में देख सकते हैं अपने मानचित्र में, जिसकी स्थिति को हम मानचित्र से समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल एक मैप बना दें और वहां पर सारी स्थिति को समझा दें कि कैसे कैसे भागों में विभाजित था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसे हमें लिखना है। तीसरा बिंदु क्या हुआ था कि महाराष्ट्र मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए थे उस टाइम, मतलब 1956 की क्या स्थिति थी। तो 1956 में स्थिति ये थी कि महाराष्ट्र व राजस्थान के साथ हमने कुछ क्षेत्रों का क्या किया था, एक्सचेंज किया था, विनिमय किया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश को गठित किया गया था। तो वही बात छोटे शब्दों में लिख दी गई है कि महाराष्ट्र व राजस्थान के साथ भौगोलिक विनिमय के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आपका उत्तर समाप्त। तो आप शब्द इसके गिनेंगे तो लगभग 50 शब्द हो रहे हैं या उससे भी कम हो रहे हैं क्योंकि आपने मैप बनाया है। चलिए तो इतने तक समझ में आया सबको। ये रिया जी क्या भाषा है आपकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, साधारण भाषा में लिखें आप। ठीक है चलिए, ये 5 अंकों का एक एवरेज आपका आंसर ऐसा हो सकता है। तो अभी आपको लगभग समझ में आ गया होगा, हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। तो कैसे आपको उत्तर लिखना है 11 अंकों में या फिर 200 शब्दों में, और कैसे आपको 5 अंकों में या फिर 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, एक आदर्श उत्तर ऐसा था। इसके अतिरिक्त आपको आगे के उत्तर सारे जो मिलेंगे वो 200 शब्दों के मिलेंगे। उसमें आप घर में कोशिश करें और मुझे सेंड करें, 5 अंकों में लिखने की कोशिश करें और मुझे सेंड कीजिएगा आप, मैं चेक करूंगा। जो भी कमियां होंगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, है ना। तो ये आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज को बता पाना क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो हमारी क्लासेस सालों चलती रहेंगी। ठीक, तो हमें थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है, साल भर एमपी नहीं पढ़ना है, और भी विषय हैं आपके। इतना समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट का समय है, कल की क्लास के लिए मैं आपका एक पृष्ठभूमि तैयार कर दूं, कल क्या पढ़ना है। वर्षा जी ने पूछा है सर इसी मैप में मुखिया का नाम या राजधानी लिख सकते हैं। तो राजधानी तो आपको लिखनी ही लिखनी है, फिर मुखिया का नाम या राज्यपाल का नाम, ये लिखने के लिए आपको अपने शब्दों का और समय का ध्यान रखना होगा कि आपके पास समय जो है कितना टाइम आप ले रही हैं आप एक उत्तर लिखने में, उसके आधार पर आप लिखें। या फिर आपके पास शब्द सीमा यदि ऊपर आपने बहुत कम कर दी है तो आप मैप में वो सारी चीज़ें दर्शा सकती हैं। वरना हमारा भाग, किस भाग में कौन सा क्षेत्र शामिल था और उसकी राजधानी क्या थी, आप इतना ही दर्शा दें मैप में तो ये पर्याप्त होगा आपके लिए। ठीक है, 6 नंबर कैसे लिखें प्रिया जी ने पूछा है। तो बस इसी को थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें, आप बढ़ा दें इसको। शब्द बिल्कुल ये बहुत छोटे कर दिए गए हैं, इनको आप ज्यादा कर सकते हैं, है ना। कि जैसे आप बढ़ा कह सकते हैं, पहला बिंदु था मध्य प्रदेश में सीपी एवं बरार तथा सेंट्रल इंडिया एजेंसी में विभक्त था, ये तो ठीक था। इसके आगे और पॉइंट जोड़ सकते हैं आप एक लाइन कि जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर में स्थित था। ठीक, एक आध लाइन इसमें जोड़ दीजिए आप। और बा वाला जो बिंदु है, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में विभाजित था, तो आप इसमें जो श्रेणियां लिख रहे हैं उसके अलावा उसके ब्रैकेट में इनके क्षेत्र लिख सकते हैं आपकी कौन कौन से क्षेत्र थे। जैसे सीपी एवं बरार में आप शामिल कर दें बरार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाकौशल, है ना, या फिर राजधानी लिख दें, मैप तो बनाना ही है। और तीसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं, इसमें तो और बढ़ा सकते हैं आप, महाराष्ट्र व राजस्थान के साथ भौगोलिक विनिमय के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो आप इसमें फजल अली आयोग का नाम ले सकते हैं, 6 नंबर का यदि आपको लिखना हो तो बढ़ जाएगा आपका कि फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर महाराष्ट्र व राजस्थान के साथ कुछ भौगोलिक विनिमय हुए, जैसे सुनील टप्पा। और इसके अतिरिक्त जो हमारा सिरोंज था, उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे सुनील टप्पा और सिरोंज का विनिमय हुआ, ऐसा। तो इस तरह आप अपने उत्तर में वृद्धि कर सकते हैं। तो वृद्धि करने में दिक्कत नहीं होती है, आपको उत्तर बढ़ाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप ये बात
लिख लें, कहीं नोट कर लें। आपको घटाने में दिक्कत हमेशा आएगी, तो आप पहले उत्तरों को छोटा करना सीखें। बढ़ाना कैसे है वो तो बड़ी ही आसानी से बन जाएगा यदि आपके पास उस चीज़ का ज्ञान होगा तो। पुनर्गठन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी चीज़ को कैसे बढ़ाना है कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ को घटाना कैसे उसमें कष्ट होता है सबको। चलिए अब बताइए, आगे इतना क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। पवन जी का प्रश्न है, मेंस एग्जाम में कितनी कलर की पेन यूज कर सकते हैं? एक कलर की यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्लैक या ब्लू आप कोई भी यूज करें, लेकिन एक यूज करें तो एक ही यूज करें बस। राजकुमार जी का प्रश्न है, एमपी हिस्ट्री पढ़ेंगे सर? तो अभी इसका उत्तर आपको मिलेगा कुछ देर से। 15 नंबर कैसे लिखें? जैसे 6 अंकों का हमने उत्तर बढ़ाया है वैसे ही 15 अंकों का उत्तर बढ़ाया जा सकता है। इस पर फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे, तो उसके आधार पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एमपी हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, मैं थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर रहा हूं, पढ़ाने के पैटर्न में, पढ़ाने के तरीके में। आपको बोला था मैंने कि सामान्य जानकारी के अंतर्गत ही मैं ये तीनों टॉपिक लेता हूं, है ना। अभी तक ये सामान्य जानकारी ही चल रही थी आपके मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक कैसे हैं, ये सब सामान्य जानकारी ही है आपकी। अब आपको लगभग मध्य प्रदेश के बारे में पता चल गया होगा, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं वो जिले। सब लोग लोकेशन याद रख लेना, है ना, कई बार बता चुका हूँ मैं कैसे, ब्लैंक मैप खरीद के। तो ये सारी सामान्य जानकारी आपके पास आ चुकी है। अब हमें कई सारी चीज़ें आगे पढ़ना होता है। हम चाहें तो कोई भी विषय स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, भूगोल भी पढ़ा सकते हैं आपको, इतिहास भी पढ़ा सकते हैं आपको, और अर्थव्यवस्था, कुछ भी पढ़ा दे। अब आपको कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। तो अब पहले क्या था कि प्री का और मेंस का कैसी क्लास है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए आपको बताया गया था कि भूगोल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके नदियों, आपके चट्टानों या फिर परियोजनाओं, इन सबसे प्रश्न बहुत ज़्यादा प्री में पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो इसलिए वो टॉपिक स्टार्ट करना था। लेकिन अभी हमें क्या है, मुख्य परीक्षा की भी क्लास चल रही है, तो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उससे मुख्य परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, मुख्य परीक्षा के कुछ विशेष टॉपिक्स हैं जिससे हर बार प्रश्न बनना ही बनना है। तो वो टॉपिक्स में जैसे आपका उद्योग है टॉपिक 1, पर्यटन टॉपिक है ना, खनिज वाला टॉपिक है, कृषि टॉपिक है, इनसे एक प्रश्न रखा हुआ है 100%, या फिर आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक है। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो चलिए, आज का समय तो वैसे भी समाप्त हो चुका है। आपको जो PDF है वो मिल जाएगी आपकी जो ग्रुप होंगे आप लोगों की क्लास के, उसमें। अब आप लोग एक कमेंट और कर दें कि अभी तक क्लास जो चल रही है अपनी प्रॉपर चल रही है, क्या आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर हम फास्ट चल रहे हो या फिर स्लो चल रहे हो, कोई दिक्कत हो आपको तो आज फटाफट आप कमेंट करें। कल से हमें स्टार्ट करना है इतिहास, और पूरा पृष्ठभूमि के साथ मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। पहले भारत के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा और फिर मध्य प्रदेश की जानकारी दूंगा। बताइएगा कोई दिक्कत हो आपको अभी तक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, निसंकोच, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री मज़ा भी आ जाएगी आपको, इतिहास बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ना अपना, सबसे फेवरेट मेरा इतिहास ही है, और बहुत सारे लोगों का होता है इतिहास, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं, बहुत मज़ा आती है, नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है कि अच्छा ऐसा था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट क्लास के निकलने के बाद पढ़ता हूँ, है ना, तो चिंता ना करें, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो आप बार बार पूछ लिया करें, कई बार डाउट्स नहीं देख पाता मैं, बाद में देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका आंसर जरूर करूँगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ एक मुझे भूल गया था अभी, पहले ही बताना था, विकास खंड वाला डाउट आप लोगों का एक दिन आपने पूछा था, मुझे याद नहीं था, उसको भी किसी दिन क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय क्लास, ख्याल रखें आप लोग। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।